हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, जो क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। वैसे तो ड्रेनेज का मतलब जल निकासी व्यवस्था होता है। आप प्रायः शहरों में सुने होंगे कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है वो नदी तंत्र से है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी खास क्षेत्र में जो रिवर सिस्टम होता है, जो नदी का तंत्र होता है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस that a small streams flowing from different directions come together to form the main rivers, which ultimately drained into a large water body such as lake or a sea or an ocean। जो कई छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, पानी का बहाव होता है, चाहे वो झरना हो या छोटी नदियां होती है, वो अलग अलग डायरेक्शन से एक बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है और फिर वह वो झील बन जाती है, या फिर वो समुद्र में या महासागर में जाकर के मिल जाती है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। किसी खास नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। A closer observation of a map will indicate that any elevated area such as mountain or upland separates two drainage basins. Such upland is known as a water divide। जब नदी गुजरती है तो उसके रास्ते में कोई पहाड़ या कोई उच्च भूमि आ जाता है, जिससे उसकी जो धाराएं हैं दो भागों में बढ़ जाती है। या फिर जब दो नदियां गुजरती हैं और उसके बीच कोई ऊंचा जगह होता है, एलिवेटेड एरिया होता है, तो उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी बह रही है और इसके बीच में एक ऊंचा जगह है, एलिवेटेड एरिया है, जो ये दोनों स्ट्रीम को बांट रहा है, तो इसी को वाटर डिवाइड कहते हैं। तो बता दूं, इसमें तीन जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। व्हाट इज ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन और व्हाट इज वाटर डिवाइड। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसको जरूर याद करिएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन बेसिन। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेजन बेसिन है, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम किस तरह की है। तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स of the subcontinent। Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers। भारत में जो नदी का तंत्र है वह कई भौतिक विशेषताओं से भरी हुई है और भारतीय सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल होती है। और भारत के जो रिवर सिस्टम है उसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला द हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। ये दोनों में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वह हिमालय में जो बर्फ है उसके पिघलने से बनते हैं और इसीलिए हिमालयन रिवर्स में सालों भर पानी रहता है। और हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो पेरेनियल्स कहलाते हैं। पेरेनियल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहता है। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण भारत के रिवर्स हैं उसकी बात करें तो जो सॉदर्न प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो बरसाती होती हैं। ज्यादातर नदियों में गर्मी में पानी सूख जाता है, क्योंकि वहां कोई प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह किसी ग्लेशियर के पिघलने से नहीं बनती हैं। जब बरसात होता है तो उसमें बहुत भारी मात्रा में पानी हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये नदियां प्रायः सूख जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय से जो प्रमुख नदियां निकलती हैं और भारत में बेसिन का निर्माण करती हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो प्रमुख हिमालयन रिवर्स में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं। हालांकि और भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो इन तीनों नदियों के ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, यानी सहायक नदियां बन जाती है। तो हम चित्र और वीडियो के माध्यम से
आपको इन तीनों नदियों के बारे में बताएंगे। इंडस या सिंधु इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश माउंटेन रेंज के पास स्थित मानसरोवर झील है। यह लद्दाख में श्योक नामक स्थान पर मनमोहक गौर बनाते हुए प्रवेश करती है। तिब्बत में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। वैसे इंडस रिवर की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हालांकि इसका 1/3 पार्ट ही भारत में स्थित है। जक्सर, श्योक, पुंजा, नुब्रा, सतलुज, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है और फिर कराची से होते हुए अरेबियन सागर में जाकर मिल जाती है। गंगा हिमालय की सबसे पवित्र नदी, जहां लगती है अनेकों मेलाएं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होते हुए यह 2500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज हो जाती है। इसका उद्गम हिमालय पहाड़ के गोमुख नामक जगह से है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से गाय के मुंह की तरह बना हुआ ये आकृति है और वहां से कलकल छलछल पवित्र गंगा निकल रही है और इसके अंदर में आप बर्फ का पहाड़ भी देख सकते हैं, जिससे पिघल करके ये नदी आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत की जीवन दायिनी नदी बन जाती है। यहाँ पर गंगा किस तरह से निकल रही है, ये देव प्रयाग का चित्र है। आप देख सकते हैं देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिल जाती है और यहीं से इनका नाम गंगा रह जाता है। अत्यंत पावन पवित्र जल वाली ये गंगा बर्फीले पहाड़ों से निकलते हुए उछलती कूदती हुई ऋषिकेश में जाकर के जमीन पर आ जाती है। तो और फिर वहां से यह हरिद्वार से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ये कई सारे अभयारण्य और जल विहार के किनारे पर अवस्थित हैं। घने जंगलों से होते हुए यह हिमालय पहाड़ से निकलने वाली गंगा हरिद्वार, बनारस, पटना आदि होते हुए कलकत्ता में हुगली नदी बन करके गंगा सागर में विलीन हो जाती है। जमुना, कोसी, गंडक और घग्गर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम की प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम है, जो तिब्बत से होती हुई बांग्लादेश में जाकर के गंगा से मिलती हुई बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह तिब्बत में शांको, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना कहलाती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के नेमचा बारबा से गौज बनाते हुए यूटर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। दिवांग, लोहित, दीकू, धनश्री, स्वर्णश्री, मानस आदि इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां हैं, जबकि तीस्ता और पद्मा इसकी बांग्लादेश में प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहां से होते हुए यह डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज हो जाती है। यहाँ एक्सटेंसिव कृषि भी की जाती है। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि जो भी पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो सब के सब लगभग बरसाती ही होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई हिमालय जैसी पर्वत नहीं है जहां पर ग्लेशियर हो और उसे बर्फ पिघल करके निकले। तो आइए शुरू करते हैं। द मेन water divide in the peninsular river is formed by the western घाट। जो वेस्टर्न घाट की पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया में वाटर डिवाइड का काम करते हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक वेस्टर्न कोस्ट में फैली हुई है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां, जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, वो ईस्ट वर्ड फ्लो करती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो करते हुए
बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। जबकि नर्मदा और तापी ये दो नदियां हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई अरेबियन सागर में जाकर के मिल जाती हैं। आज के वीडियो में हम इन सभी रिवर्स के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्मदा बेसिन। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स में नर्मदा नदी का बहाव शुरू होता है। रिफ्ट वैली से होते हुए ये नदियां बहती हैं। अपने रास्ते में नर्मदा नदी कई सारे खूबसूरत मनमोहक गॉल्स या लोकेशन बनाती है। तो ये जो पिक्चोरियस गॉल्स हैं, इनमें से धुआंधार फॉल्स है वो काफी फेमस है। मार्बल रॉक्स जो जबलपुर के पास है और जो धुआंधार फॉल्स है, ये दोनों बहुत सुंदर पर्वतों के बीच में, चट्टानों के बीच में फॉल्स बनाते हुए गुजरती है और ये काफी प्रमुख है। All tributaries of Narmada are very short and most of these join in the main stream at right angles. The Narmada basin covers part of the Madhya Pradesh and Gujarat. नर्मदा नदी की ज्यादातर जो सहायक नदियां हैं वो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ये राइट एंगल्स बनाते हुए नर्मदा में मिलती है और खास करके मध्य प्रदेश और गुजरात इसमें इसका बहुत बड़ा नदी बेसिन है। आइए तापी नदी के बारे में आपको बताऊं। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा पहाड़ियों वाला क्षेत्र में तापी रिवर का उद्गम होता है। यह भी नर्मदा के पैरेलल होकर के रिफ्ट वैली बनाती हुई बहती हैं, लेकिन नर्मदा के तुलना में इस नदी का जो बेसिन है, इस नदी का जो कोर्स है वो छोटा सा है। तापी नदी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैली हुई है। जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन के बीच का जो क्षेत्र है, प्लेन वाला है, वह काफी संकरा है। इसीलिए यहाँ की जो नदियां हैं काफी छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। यहाँ की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो साबरमती, माही, ब्रह्मपुजा और पेरियार, ये सब तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी बेसिन नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो वहां के स्लोप से होकर के गुजरती है, वेस्टर्न घाट के स्लोप से होकर के गुजरती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, जो क्षेत्र है, वह सभी नदियों में से बने हुए क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी बेसिन है, इसका आधा हिस्सा लगभग 50% जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी है। यहाँ गोदावरी नदी की जो सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें प्रमुख है पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। जो अंतिम में 3 मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा है, वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दूर तक ये नदी कवर करती है, इसलिए इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, यानी दक्षिण गंगा कहते हैं। द महानदी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होती हुई उड़ीसा पहुंचती है और फिर यह बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है। महानदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में बहती है। कृष्णा बेसिन जो है उसके बारे में समझ लीजिए कि वो महाबालेश्वर से निकलती है और 1400 किलोमीटर की दूरी तय करते बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती हैं। कावेरी, कावेरी बेसिन, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट से निकलती है और यह बे ऑफ बंगाल से होते हुए
कुड्डालोर तमिलनाडु पहुंचती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कुल बहाव क्षेत्र जो है 760 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, ये सब फेमस है। यह कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से होकर के बहती है। कावेरी नदी पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल्स है, जिसको शिव समुद्रम फॉल्स कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्डफील्ड भेजी जाती है। फॉल भारत के सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है? जो वाटरफॉल जो है भारत की सबसे बड़ी बिगेस्ट वाटरफॉल है। कई और भी छोटी छोटी सी नदियां हैं और सभी नदियां जाकर के ईस्ट की ओर वे ऑफ बंगाल में ही मर्ज होती हैं। इनमें से दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा प्रमुख हैं। लेक्स, झील, भारत में अनेकों झील हैं जो खूबसूरती के कारण लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस लेक में नहाने के लिए, बोटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और वाटर गेम्स के लिए आते हैं। जैसे कश्मीर में नगर, नैनीताल, ऐसे जगहों में सोचिए कि नहीं होती तो यहाँ पर टूरिस्ट आते क्या? बिल्कुल नहीं आते। इसलिए इन झीलों का काफी महत्व है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, रिक्रिएशन के साधन है। साथ साथ यहाँ बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है। और जो बहुत बड़ा झील होता है, यानी झील से कई गुना बड़ा होता है, उसी को हम सी कहते हैं। कैस्पियन सी, डेड सी और अराल सी बहुत बड़े झील हैं। भारत में बहुत सारे झील हैं, जिनमें से कुछ ऐसे झील हैं जिसमें सालों भर पानी होती है, कुछ ऐसे झील हैं जिसमें सिर्फ बरसात के समय पानी होती है और ये गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं। लेकिन जो ग्लेशियर से झील बने हुए होते हैं उसमें सालों भर पानी होती है। यहाँ बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज भी होते हैं। मिएंडरिंग रिवर्स के कारण भी झील बनता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जब नदियां प्लेन में आती है, जो सेकेंड कोर्स में आती है, तो वो घूम घूम करके सर्पिलाकार आकृति बनाती है और वो सर्पिलाकार आकृति में फिर बीच से जब रास्ता और नदियां बदल लेती है तो ऐसे एक बड़े क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति हो जाती है, जिसको ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। बहुत कोस्टल रीजन में कई सारे लैगून्स भी बनते हैं। तो चिल्का झील, पुलिकट लेक और कोलियू लेक कोस्टल रीजन के प्रमुख लेक्स यानी झील है। तो राजस्थान में जो सांबर झील है वो सॉल्ट वाटर लेक है और वहां से नमक बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहां पर बहुत सारे झीलें हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियर ऑरिजिन। इसमें जितने भी हैं वो ग्लेशियर ऑरिजिन है। इन अदर वर्ड दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट इन अ बेसिन। जब ग्लेशियर बेसिन में गड्ढा बन जाता है तो वहां पर जो बर्फ पिघल करके आते हैं, स्नो मेल्टेड वाटर होते हैं, तो उससे इन झीलों का निर्माण होता है। वुलर झील जम्मू कश्मीर का भारत का सबसे बड़ा झील है। इसी प्रकार से अन्य कई सारे झील हैं, जैसे डल लेक है जम्मू कश्मीर में ही, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी, ये सब भारत के प्रमुख फ्रेश वाटर लेक्स हैं। सरकार ने नदियों पर बांध बना करके कई सारे लेक्स, जिसको आप डैम के नाम से भी जानते हैं, उसको बनाती है। जैसे भागरा नांगा प्रोजेक्ट के तहत गोविंद सागर झील बनाई गई है, लेक बनाया गया है। जो लेक्स होते हैं बरसात में जो बाढ़ आती है उसके फ्लो को रोकती है, बरसात में प्रिवेंट करने का काम करती है। साथ साथ जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसको मेंटेन करती है। लेक्स से हाइड्रल पावर का भी निर्माण होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनता है। इसके अलावा वो आसपास के क्षेत्रों के क्लाइमेट को भी मॉडरेट करती है, गर्मी के प्रभाव को कम करती है। साथ साथ जो एक्वेटिक सिस्टम इसमें से बहुत सारे मछली जैसे प्राणी होते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण होती है।
नेचुरल ब्यूटी को भी बढ़ाती है, टूरिज्म और रिक्रिएशन के साधन को भी उपलब्ध कराती है। हमारी अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या भूमिका होती है? हमारी नदियां ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू से ही बहुत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है। हमने बताया था कि हमारे जितने भी सिविलाइजेशन है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वांगहो सिविलाइजेशन हो, चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, तो इन सभी सभ्यताओं का जो निर्माण हुआ वो नदी के किनारे ही हुआ। पानी एक नेचुरल बेसिक रिसोर्स है, एसेंशियल है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। ना तो इसके बगैर कृषि हो सकता है, ना ही जीवन वहां पर पनप सकता है। इसीलिए जो रिवर बैंक होते हैं वह आवास के लिए लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ है। हमने बताया भारत में ही अगर हम बताएं तो दिल्ली जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, न जाने कितने बड़े बड़े शहर, कानपुर, सभी लगभग बड़े बड़े शहर जो हैं नदी बैंक पर ही नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। नेविगेशन के काम में भी आता है, इरिगेशन के काम में भी आता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने के काम में भी नदी का पानी आता है। तो भारत में एग्रीकल्चर एक प्रमुख रोजगार का साधन है, लिवलीहुड का साधन है। ज्यादातर पॉपुलेशन इसी पर निर्भर है और बिना रिवर के पानी के एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। रिवर पोल्यूशन, हम लोग काफी ज्यादा होशियार हो गए जिसके कारण नदियों में सारे कचरे, आप लोग बड़े बड़े शहरों का नाम अभी सुना है, उन सारे शहरों का कचरा इन नदियों में डाल दिया जाता है जिससे नदियां पोल्यूट हो जाती है और यह काफी खतरनाक बात हो जाती है। इसके अलावा जो नदियों को से नहरें निकाली जा रही हैं, उस नदियों से नहरें निकाले जाने के कारण यहाँ वाटर वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। और एक तो पानी कम हो रहा है, ऊपर से आप नलियों के पानी मिला दे रहे हैं, अनट्रीटेड वाटर मिला दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर क्या हो जाएगा कि उस नदी में जो सेल्फ क्लीनिंग की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है और स्ट्रीम वाटर कम हो जाता है। शहरों का विस्तार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब काफी ज्यादा असर कर रहा है नदियों के ऊपर। तो हमें इन पोल्यूशन से नदियों को बचाना पड़ेगा और कई सारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं और हमें भी प्रयास करना होगा। लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट फ्रेश वाटर, क्या बिना फ्रेश वाटर के जीवन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में ही सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान बनाई थी, राजीव गांधी की सरकार ने। उसके बाद 1995 ईस्वी में कांग्रेस की ही सरकार ने NRCP बनाई थी, जिसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि नदियों से उस कचरे को निकाल करके उसको साफ करना। लेकिन नदियों की सफाई अगर कितनी भी की जाए, जब तक उसमें डाले जाने वाले सीवेज और गंदगी को रोका नहीं जाएगा तब तक ऐसा कोई प्लान सफल नहीं होगा। हमारे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नमामि गंगे परियोजना शुरू की, लेकिन बात वहीं आकर के रुक जाता है कि नदियां साफ होगी तो होगी कैसे, अगर उस पर हम जो पोल्यूटेंट है उसको डालने बंद नहीं करेंगे तो कितना ही सफाई किया जाए, कितना आप साफ करेंगे। बड़ी मात्रा में सारे शहरों के गाद जा रहे हैं और आप थोड़ा बहुत साफ करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है।